भौतिक एवं यांत्रिक बाधाएं कम्युनिकेशन में, ये हेडिंग दे दीजिए, टॉपिक का नाम दे दीजिए। और चलिए अब शुरू करते हैं। भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध। भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध कहां पर? तो संप्रेषण में। संप्रेषण में फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर। देखिए बड़ा स्पष्ट है फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर को समझना। जैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कहीं भी दो लोग बात कर रहे हैं, या कोई क्लास हो रही है, या कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप, बातचीत कर रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन ही क्यों नहीं जुड़े हैं, इसमें फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर कैसे आपको डिस्टर्ब कर सकता है? जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कोई आ गया, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस माने पर्यावरण की कोई समस्या उत्पन्न हो गई, जैसे बारिश हो गई, अगर आप बाहर दो लोग फील्ड में बैठ के बात कर रहे हैं, पार्क में बैठ के बात कर रहे हैं, तो उस बातचीत को बारिश आके खराब कर सकती है, भागना पड़ेगा। बहुत ठंड है, बर्फ गिर रहा है, तो अगर किसी से मिलने जाना है तो आप बचेंगे, नहीं जाएंगे, तो ये फोन से बात कर लेंगे। मान लीजिए कि फोन नहीं है, आप फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे बात। तो वहां पर ठंड जो है आपके कम्युनिकेशन को अवरोध कर दिया, और बादल वगैरह के कारण नेटवर्क में डिस्टरबेंस आता है, एक मैकेनिकल बैरियर हो गया। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो होगा, इसको लिख लीजिए पर्यावरण से संबंधित अवरोध। ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडा, बारिश, अनावश्यक कोई ऐसा स्ट्रेस उत्पन्न हो गया कम्युनिकेशन, जिससे कि प्रभावित हो सकता है। दूसरा कि जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन है और हम मीडियम यूज कर रहे हैं जूम। मेरे लिए पहली बार है, मतलब जूम यूज किए थे भी और करते भी थे, लेकिन चूंकि होस्टिंग करना नहीं जानते थे बेहतर, तो अब देखिए बीच-बीच में कभी-कभी कुछ अड़ंगा आ ही रही है, तो उससे हल्का-फुल्का डिस्टरबेंस तो होता ही होगा। गूगल मीट, ये सब जो है, अगर आप इससे फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो आपसे ये क्या हो जाएगा? एक अवरोध उत्पन्न होगा ही। नेटवर्क इश्यू अगर हो गया, तो वो भी एक, जैसे हम लोग कभी-कभी क्या हो जाते हैं पढ़ते-पढ़ते, नेटवर्क चला जाता है तो उस दिन क्लास ऑफ करनी पड़ती है। तो ये एक अवरोध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? आप सब सर हिलाएँगे या लिखेंगे, तो मैं ये जान जाऊँगा कि आप फीडबैक दे रहे हैं। इसलिए आप मैसेज में टाइप कर दीजिए, या फिर ऐसे-ऐसे करिए, हाँ के लिए ये और ना के लिए ये। ये आप करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा। तो नेटवर्क इश्यू मैकेनिकल बैरियर में आ जाएगा। डिवाइस आपका खराब हो गया, मैकेनिकल बैरियर में आ जाएगा। इंटरनेट नहीं है, चार्ज नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं है, इंटरनेट का अभाव हो गया, वो भी एक बैरियर का काम आता है। मीडियम से आप परिचित नहीं हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं, अभी भी कुछ ऐसे अभी भी कुछ ऐसे जूम मीटिंग ऐप्स है, जिसके बारे में हम सब लोग नहीं जानते हैं, और अगर उसका यूज करने लगे हम, तो वो भी एक बैरियर का काम करेगा, वो भी एक बैरियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद खराब स्वास्थ्य, अगर आपका फिजिकल स्टेटस ठीक नहीं है, खराब स्वास्थ्य, खराब या खराब कहें या बीमार कहें, मतलब अनहेल्दी हैं आप, अनहेल्दी है, बीमार हैं। देखिए मानसिक बीमार जो होगा ना, मानसिक बीमार, वो तो हो जाएगा आपका को साइकोलॉजिकल बैरियर में, मानसिक बीमार साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। लेकिन आपको बुखार है,
बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा चोट है, मान लीजिए कि आप किसी भी रोग से ग्रसित है, तो मन नहीं लगेगा बातचीत करने में, चाहे क्लास में ही क्यों ना ही। बीमार होते हैं तो क्लास छोड़ देते हैं। तो खराब स्वास्थ्य भी ये मैटर करता है कि आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकता है। अदृश्यता, अदृश्यता तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में भी आ जाएगा। जैसे लाइट कट गई, लाइट कट गई तो बताइए कि आप अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाऊंगा मैं? बात कर पाएंगे? नहीं ना। रात जब क्लास चलती है और शाम होने को होती है, रात ओत में कहीं क्लास चलती है, तो जब लाइट कट जाती है ना, तब बच्चे पीछे से कू कू करते हैं, चिल्लाते हैं टीचर को। ऐसा आप लोग के क्लास में भी हुआ होगा। बदमाश किस्म के जो होते हैं, वो पीछे से कू 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 की आवाज करने लगते हैं, पूरा हास्य उत्पन्न हो जाता है, टीचर परेशान हो जाते हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन में एक बाधा उत्पन्न हो गई। सोर्स इसका रीजन क्या था कि लाइट चली गई? रीजन तो लाइट चली गई यही था ना। बिल्कुल। तो ये कारण है कुछ फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर। मुझे लगता है कि आज हम इसको छोड़ देते हैं, मतलब हो गई बात, ये खत्म। इसी को आप समझिए, जितना विस्तार कर सके कर लीजिए। यानी मैकेनिकल रीजन हो सकता है और फिजिकल रीजन हो सकता है। शोर शराबा, चलिए मान लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं, यहीं पर मैं पढ़ रहा हूं, आप सबका माइक ऑफ है बट मेरा माइक तो ऑन है ना। अब यहीं बगल के कमरे में कोई एकदम डिंचिक डिंचिन करने लगे, डीजे बजाने लगे, ठीक है। अब बताइए कि मेरा ध्यान पढ़ाने पर होगा कि उधर डीजे पर हो जाएगा? कहिए कि सर डीजे पर नहीं लगाइएगा। अरे कैसे नहीं लगाएंगे यार, कान के पास कोई डीजे बजाएगा, ध्यान तो उधर जाएगा ही। आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके घर के बगल वाले में कोई जो है डीजे बजा दिया, तो आप पूरी तरह एकाग्र हो पाइएगा? देखिए वो सब अलग बात है कि नहीं आप डूब जाएँगे ना, तो बाहर की चीज़ें सुनाई नहीं देती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। दैट्स ऑल फैब्रिकेटेड फैक्ट्स। वो खराब, मतलब वो सब प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। वो बस केवल क यार हम पढ़ रहे हैं, तुम मेरे सामने आके डीजे बजाओगे, तो डिस्टर्बेंस तो होगा ही। हम पढ़ रहे हैं और तुम नाक बजाने लगो सो के, फोई-फोई करने लगो, नाक बजाने लगो, डिस्टर्ब तो होंगे। ये अलग बात है कि हल्की-फुल्की आवाज़ आती है तो उससे परेशान नहीं होते। बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी तो बिल्कुल परेशान होंगे, और वो आवाज़ जो है, शोरगुल जो है, वो डिस्टर्बेंस का कारण बन सकता है, तो कम्युनिकेशन का बैरियर हो सकता है। दैट्स ऑल। कुछ लोग मैसेज टाइप कर रहे हैं, सर मेरी तो इस तरह से ये सारे बैरियर के कारण। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी ये अभी तक तो ये जाने कि कौन-कौन सी ऐसी बाधाएँ हैं जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है। लेकिन अब ये जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे उपाय है, टूल्स है, जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो वो टूल जानना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल चाहेंगे। तो उस टूल का नाम दीजिए 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि देखिए कम्युनिकेशन में 7, ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसको प्रभावी बनाने के 7 टूल है, और ये कोइंसिडेंस है कि सातों सी से शुरू होते हैं। सी अक्षर से सातों शुरू होते हैं, इसलिए उसको 7 सीज कह दिया गया। ये संप्रेषण को प्रभावी बनाने वाले कारक है। कि अगर आप ये यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, तो आप
अपने संप्रेषण को, अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आप लिख दीजिए कि इट इज these are the 7 C's are the tools to make communication effective। 7 C's जो है यह एक टूल है जिसके माध्यम से, जिसका प्रयोग करके आप कम्युनिकेशन को प्रभावी बना सकते हैं। और वो टूल क्या क्या है? जो 7 C's से सी से शुरू होता है, सी अक्षर से शुरू होता है, वही है। अब हम एक एक करके लिख रहे हैं, आप उसको नोट करते जाइएगा, हम समझते जाएंगे। देखिए, पहला है, लिखिए पहला, क्लियरिटी। कम्युनिकेशन में पहला सी से है, पहला क्या है? क्लियरिटी। देखिए, अंग्रेजी में सी से शुरू होता है, हिंदी में इसका कुछ और से शुरू होगा। था स्पष्टता। आप संप्रेषण में अस्पष्ट रहिए। कल भी बताया था, वेग मत बोलिए, द्विअर्थी बात मत बोलिए, जिससे भी बोलिए स्पष्ट बोलिए। और यह स्पष्टता हर लेवल पर काम आती है। सिमेंटिक लेवल पर, सिमेंटिक लेवल पर, सिमेंटिक लेवल का माने अर्थ संबंधी अस्पष्टता, अर्थ संबंधी अस्पष्टता। सिंटैक्टिक लेवल पर, यानी कि सेंटेंस के फॉर्मेशन में भी अस्पष्टता हो, यानी कि आप उल्टा सीधा मत बोलिए। जिस भाषा में जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है, आप उसके अनुसार बोलिए, अस्पष्ट धुंधला नहीं बोलिए। एम्बिगुअस मत बोलिए, एम्बिगुअस मत बोलिए, वेग मत बोलिए, मत बोलिए, मत लिखिए। ये दोनों, लिखना बोलना दोनों की बात मैं कर रहा हूं। तो क्लियरिटी में सिमेंटिक क्लियरिटी, सिंटैक्टिक क्लियरिटी दोनों साथ होता है, और प्रैग्मेटिक क्लियरिटी भी। अच्छा, प्रैग्मेटिक आप लोग शायद जो भाषा विज्ञान के नहीं है वो नहीं समझते होंगे, तो मैं समझा रहा हूं प्रैग्मेटिक्स का क्या मतलब होता है। देखिए, प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है मीनिंग इन कंटेक्स्ट। प्रैग्मेटिक्स, मीनिंग जो है वह कंटेक्स्ट में, संदर्भ में, कंटेक्स्ट में होता है, संदर्भ में मीनिंग होता है, संदर्भ में अर्थ होता है। तो संदर्भ सहित बोलिए, संदर्भ रहित मत रहिए। संदर्भ, देखिए सहित और संदर्भ रहित का क्या मतलब होता है। भाषा कैसे कंटेक्स्ट में काम करती है, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है और आपका कुछ पैसा ले लिया है और लौटा नहीं रहा है। आप सब इसको ऑब्जर्व किए होंगे। तो हम लोग कई सारे उपाय लगाते हैं। उपाय ऐसे लगाते हैं, जैसे उससे बार बार कहेंगे, जैसे बाजार गए उसके साथ में, तो कहेंगे अरे यार पर्स छूट गया, पर्स छूट गया, चेंज नहीं है। कई तरह के उपाय लगाते हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं उसका मतलब कुछ और होता है। तो ये प्रैग्मेटिक्स है। दूसरा, जैसे मान लीजिए गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो आप अगर रूम में बैठ करके बोलेंगे बहुत गर्मी हो रही है, तो सामने वाला को ये समझ में आ जाएगा, या तो ये पंखा चलाने के लिए बोल रहे हैं, या तो खिड़की खोलने के लिए बोल रहे हैं, या एसी है तो एसी चलाने के लिए बोल रहे हैं, है ना? यही समझ में आएगा ना? तो हम बोले कुछ और, लेकिन वो संदर्भ जो है उसका कुछ और निकल गया, संदर्भ से कुछ और मीनिंग निकल जा रहा है। बताइए। तो संदर्भ में भाषा का अध्ययन प्रैग्मेटिक्स कहलाता है। तो प्रैग्मेटिक्स क्लियरिटी भी होनी चाहिए, यानी संदर्भ में क्लियर रहिए। तो हर लेवल पर भाषा को में क्लियरिटी होनी चाहिए, हर लेवल पर, भाषा में ही नहीं, कम्युनिकेशन के सारे स्तर पर क्लियरिटी जब रहेगी तो कम्युनिकेशन प्रभावी होगा, संप्रेषण प्रभावी होगा। बताइए कि मैं समझा पाया? क्लियरिटी का मतलब समझ पाए? बोलिए आप, अब तो कोई भी बोल सकता है। जी सर, समझ गए। द्विअर्थी नहीं होने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट से मैच करता हुआ होना चाहिए, जी, कंटेक्स्ट से संदर्भ। मैच करता होना चाहिए।
और वेग नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए, वेग और एम्बिगुअस का उदाहरण और समझिए। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कि एक बहुत फेमस एग्जांपल है, फ्लाइंग प्लेन कैन बी डेंजरस। डेंजरस, फ्लाइंग प्लेन कैन बी डेंजरस। एक बात बताइए, ये द्विअर्थी है कि नहीं? या अगर ये मैं कहूं चिकन इज रेडी टू ईट, द्विअर्थी है कि नहीं बताइए? देखिए बिल्कुल द्विअर्थी है। चिकन इज रेडी टू ईट का मतलब, देखिए चिकन तो एक हम लोग जो मतलब हम तो नहीं खाते हैं, आप लोग खाते होंगे जो उन्होंने देखा होगा। चिकन मतलब तो मुर्गा काट के लोग खाते हैं, वो भी चिकन है। तो कोई कह रहा है कि चिकन इज रेडी टू ईट, माने खाने के लिए चिकन रेडी है, लेकिन चिकन मुर्गी के बच्चे को भी कहते हैं, तो वो भी खाने के लिए तो तैयार हो सकता है। बोलिए कि बात समझ में आई कि नहीं? स्वाति बोलो, बोलो स्वाति। हाँ हाँ सर। ये दोनों बात समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये देखिए अस्पष्ट है कि नहीं, यहाँ पर एम्बिगुअस है कि नहीं? सर यस, चिकन इज रेडी टू ईट, ये दो रेफरेंसेस का हो जा रहा है कि या तो वो हमें बोल रहा है खाने के लिए, या दूसरा हाँ बोल हाँ, रहा है कि चिकन मतलब मुर्गा तैयार है खाने के लिए, मुर्गे को मुर्गा का बोल रहा बच्चा है। तैयार है खाने के लिए। तो ये हाँ दोनों अर्थ है। अब आप अगर आप ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करिएगा तो ये क्लियरिटी इसमें नहीं मिलेगी, द्विअर्थता मिलेगी। तो ये सर, कम्युनिकेशन मेरे का वेरी, व्हाट्सएप पे कहीं लगातार, सर मेरे व्हाट्सएप पे लगातार कोई स्टूडेंट है आपके इसका, मुझे लगातार मैसेज कर रहा है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो तो उनसे कहो बार कि बार फिर, बार बार, तो उनसे कहो कि हम क्या कर लें, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो। अब पता नहीं वो बार बार मेरे व्हाट्सएप पे नंबर भेज रही हैं और वो फोटोज भेज रही हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगी, तो मैं उनको बता रही थी भाई क्या पैसे पता नहीं छोड़ो वो छोड़ो, कहाँ बिजी। आइए सब लोग ज्वाइन यस कर गए हो। हेलो, एक्सक्यूज मी जी। सर। सर ये क्या हुआ ना कि आप जो लिंक शेयर किए हैं उसको हम्म में रीड मोर रहता है ना, रीड मोर, उसको उसको हम्म जाके अभी हम क्लिक किए तो उसके नीचे दिखा लिंक, हम्म। उसके बिफोर जो ऊपर का हम लोग देख रहे हैं उसमें लिंक नहीं शेयर नहीं दिख रहा है। अभी मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हुआ था, हो सकता है वैसे कुछ हो रहा हो उनके साथ में भी। बिल्कुल वही प्रॉब्लम ही है। आप लोग जी मोर को नहीं देख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं जी। मोर को नहीं देख रहे हैं, और जी वो सर, कल ही वाले लिंक से जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे लोग। ये भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था मेरे साथ में। तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। अब क्या किया जा सकता है? और कोई लिख दो ना कि आज वाले लिंक से जुड़ो। स्वाति लिख दो जो कर रहा है कि आज वाले लिंक से जुड़िए आप आज लोग। वाला सर लिंक ही भेज दीजिए, अभी मैंने निक्की जी को आज वाला लिंक सर ही भेज उनको, दिया। सर मैं उनको भेजती हूँ, करती हूँ। जी सर। पहला क्लियरिटी हुआ कि कम्युनिकेशन में यू हैव टू बी क्लियर एट एवरी स्टेप। एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, संदर्भ में होना चाहिए, संदर्भ में एकदम बिल्कुल सटीक होना चाहिए, ज्यादा अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब होता है क्लियरिटी का मतलब कि कम्युनिकेशन में 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में पहला सी का मतलब है क्लियरिटी। पहला सी क्लियरिटी को शो कर रहा है। दूसरा सी किसको शो कर रहा है? कॉन्साइज। कॉन्साइज, कॉन्साइज का मतलब होता है संक्षिप्त। देखिए आप जब बोलते हैं, जब लिखते हैं, तो थोड़ा सा कंसाइज होके बोलिए। ये नहीं कि पूरा अर्गन परगन सब पूरा का पूरा है वही कहानी सुनाने लगिए। अगर बात 4 शब्दों में की जा सकती है तो उसके लिए 44 शब्द लिखने की क्या जरूरत है? मेरा विषय शोध जो है लीगल लैंग्वेज पर है, तो उसमें लोग उसको इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं, और ये मैं नहीं करता हूं केवल, यूरोपियन स्कॉलर्स, अमेरिकन स्कॉलर्स और खास करके लॉ फील्ड में जो हैं वो ही करते हैं कि लॉ प्रोफेशनल्स यूज्ड 8 वर्ड्स
टू से व्हाट कैन बी सेड इन 2। 2 शब्दों में जो बात कही जा सकती है वो उसके लिए जो है कि 8 शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रदीप जी हैं आप यहाँ? मैं ऐसे कई यूरोपियन स्कॉलर्स का नाम बताऊंगा जो ये लोग ये बात आइडेंटिफाई किए हैं कि सर्कमलोकेशन लीगल लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी समस्या है। सर्कमलोकेशन का मतलब होता है घुमाव, हम घूमते रहते हैं। बात जैसे मान लीजिए हमें सेब कहना है, सेब कहना, सेब, तो आप कहिए कि सेब का मतलब जैसे कि एक लाल फल है, खाने में मीठा लगता है, गोल होता है, ठीक है, लोग शायद उसको सेब कहते हैं, उसको सेब के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या किए, सेब बोले तो, लेकिन पहले उसके बारे में वर्णन करने लगे तो आपने अधिक शब्दों का प्रयोग कर लिया। वर्ड वेस्टिंग इडियम्स, यानी कि वर्ड वेस्ट किए आप। तो कंसाइज होने का मतलब यह है कि छोटे से छोटा में अपनी बात को कहने की आदत डालिए। छोटे से छोटे राइटिंग्स लिखने का प्रयास करिए। नेटवर्क चला गया था सवाल। अच्छा कोई नहीं, कल भी आपका नेटवर्क था, थोड़ा नेटवर्क ठीक करिए। सुनिए आप, तो उसमें मैंने सुना है। अच्छा कोई नहीं, बात हो गई, दूसरी बात समझिए। देखिए राइटिंग की बात है जहां तक कि किसके पास इतना टाइम है कि आपका 500 पेज पढ़े। आप थेसिस में 500 पेज, 50 पेज का आर्टिकल लिखते हैं, किसके पास इतना टाइम है कि वो बैठ के पढ़ेगा? आज के डेट में, वो भी इस सोशल मीडिया के जमाने में, पढ़ेगा कोई 500 पेज आपका? आप उसे चेक करने के लिए दीजिएगा तो। इसीलिए अब्स्ट्रैक्ट मांगा जाता है। उसके साथ अब्स्ट्रैक्ट अटैच क्यों किया जाए? हर थीसिस के साथ अब्स्ट्रैक्ट मांगा जाता है। कोई नहीं बैठा है आपका ये वाला पढ़ने के लिए। आप ये अब्स्ट्रैक्ट बना कर दीजिए, वहीं लोग पढ़ेंगे, वहीं ज्यादा देखा जाएगा। और बीएचयू ने तो नियम लगा दिया है कि 600 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 600 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए आपका अब्स्ट्रैक्ट थीसिस के साथ जो देते हैं। क्यों? इसलिए कि आप ज्यादा सर्कमलोकेट करते हैं, वो बेहतर नहीं है, कम्युनिकेशन का वो अच्छा साधन नहीं है। कंसाइज हो जाइए, ये कम्युनिकेशन का बेहतर साधन है। एक कहिए कि सर कोई किताब लिखता है तो उसमें तो लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग, बहुत ज्यादा पेजेस दे देता है। वो किताब है, लोग वहां पर चल सकता है कि उनके पास समय है, कोई किताब पढ़ेगा तो पढ़ लेगा। लेकिन भाई आपकी राइटिंग्स, आपका पत्र, आपका कोई लेख है जिसको दुनिया को आप दिखाना चाहते हैं और उस पर एग्जामिन करवाना चाहते हैं उसको, तो अगर वो आवश्यकता से अधिक लंबा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर वो ठीक अच्छे स्तर का, उच्च गुणवत्ता का नहीं माना जाएगा। और कौन वीर पैदा हो गया जी कि एक विचार में 500 पेज लिख देगा? ये 500 पेज जो लिख देगा, पेजेस, आप समझ रहे हैं कि उसमें रिपीटेशन कितना होगा? ये रिपीटेशन ऑफ लिटरेचर होता है। एक बात मैं आपको बताऊं, एक दिन और बताया था, ये आइंस्टीन का नाम तो सुने होंगे ना आप लोग? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सब लोगों बोलिए ने कोई। सुन रखा है आइंस्टीन। हाँ, कोई ऐसा महानुभाव इस धरती पर जो आइंस्टीन का नाम नहीं सुना होगा, वो प्रशंसा के पात्र होगा। चलिए, तो आइंस्टीन की थीसिस जो थी 38 पेजेज की थी। ये डाल के देख लीजिएगा इंटरनेट पर। उन्होंने आइंस्टीन ने क्या, किसका सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था ना? यस सर, सापेक्षता का जी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इस बात को थीसिस के रूप में उन्होंने मात्र 38 पेजेज में दे दिया।
जो दुनिया का सबसे बेहतर मनुष्य जाति के लिए, या उनको नोबेल मिला, नोबेल प्राइज मिला था, ये मालूम है ना आप लोगों को। और उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस जो है 38 पेजेज में लिखा। आज मुझे लगता है कि कोई नहीं लिखेगा, सब 380 पेज का लिखना चाहेंगे, 200-150 पेजों का लिखना चाहेंगे। एक मेरा दोस्त था, मैं उसकी बात बता रहा हूं आपको। वो अपना डिजर्टेशन मास्टर का, एमए में एक पेपर डिजर्टेशन का होता है, वो मात्र 3 पेज में लिख के ले गया। हम लोग हंस रहे थे खूब, सच बता रहा हूं, खूब हंस रहे थे। जब लेकर गया तो टीचर के पास, तो बोले कि अरे इसमें ये क्या लाए हो, ये मतलब 3 गो पेज ऐसे ही लेके चला गया था। तो बोले कि ये क्या लाए हो तुम, मजाक कर रहे हो क्या? बोले नहीं सर, यही मेरा है, ये ओरिजिनल मेरा है, हम इसी को जमा करेंगे, हम दूसरा इतना भरेंगे नहीं। और दूसरे बच्चे जो डिजर्टेशन लिए थे, शुभ्रांजलि सुनना ध्यान से, हम अपने विभाग की बात बता रहा हूं। दूसरे लड़के 50 पेज से कोई कम नहीं, और 3 पेज का था। अब टीचर बड़ा संदेह कि अब क्या करें। तो एक टीचर बोले कि एक काम करो, 1 पेज में एक्नॉलेजमेंट लिखो, सबको यहाँ पर आभार प्रकट करो, बढ़ जाएगा 1 पेज। 4 पेज में रेफरेंस डालो, किताबों का नाम डाल दो, कुछ और बढ़ जाएगा। अपने बायोडाटा डाल दो तो 1 पेज और बढ़ जाएगा। यानी कैसे भी इसको कम से कम 10 पेज बना दो। अब जाओ इसको बाइंडिंग करा दो, क्योंकि ये जो थीसिस, ये तुम्हारा डिजर्टेशन है, ये विभाग में हमेशा के लिए रह जाए, तो थोड़ा अच्छा में करके। तो बोला ना 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 ना, हमको वो सब फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं करनी है। अंत में बहुत समझाया गया, तो जा करके ये सब किया, 4 या 5-6 पेज में बना करके और जमा कर दी। और उस लड़का को, वो सेकंड टॉपर था यहाँ, वही लास्ट में सेकंड टॉपर बना। मतलब फर्स्ट टॉपर बोल 1-2 नंबर से छूटा था गोल्ड मेडल से। और जिन्होंने 50-60 पेज का बनाया, क्या हुआ? तो बात ये है कि अपनी बात को हम समझा सके, और जितना ठोस तरीके से समझा सके। हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं एक ही बात को, कि उसने ये कहा, उसने ये किया, कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा। खींचते हैं, तिल को ताड़ बनाते हैं, तिल को ताड़ बनाते हैं। सिविल सर्विस में, यूपीएससी में 250 शब्दों में उत्तर लिखने को आता है। 250 शब्दों में लिख दीजिए आप, 12.5 नंबर का, 12.5 नंबर का प्रश्न है, 250 से 300 शब्दों में अपना उत्तर दे दीजिए। लिख के जरा देखिएगा, 250 से 300 शब्द 1 पेज में हो जाएगा, 1 से 1.5 पेज में, 1.5 पेज में हो जाएगा। तो वहां पर कंसाइज इसीलिए उसको बनाया जाता है कि आप देख रहे हैं कि आपकी राइटिंग स्टाइल, आपकी स्टाइलिस्टिक्स कैसी। तो क्या मैं समझा पाया है कंसाइजनेस का मतलब, संक्षिप्तता का मतलब? बताएं, क्या मैं समझा पाया? जी सर। जी सर। जी। तीसरा सी का मतलब होता है कंक्रीट। कंक्रीट, कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस या यथार्थपूर्ण। देखिए, कंसाइजनेस और कंक्रीटनेस आपस में संबंधित है। कंसाइज का मतलब ये होता है कि अपनी बात कह रहे हैं तो आप छोटे कम शब्दों में कहिए, और कंक्रीट का मतलब ये होता है कि ठोस कहिए, बेकार की बातें उसके साथ मत जोड़िए। मूर्त भी होता है ना इसका मतलब? क्या? मूर्त? मूर्त, हाँ वो भी कह सकते हैं, मूर्त रूप में कहिए। कुल मिलाकर ये कि अगर आप अपनी बात किसी को समझाना चाह रहे हैं, तो उसको ठोस तरीके से, यथार्थपूर्ण तरीके से, बेहतर तरीके से कहिए, कम शब्दों में कहिए।
इधर उधर की बातें ज्यादा मत करिए। अब देखिए एक बात समझिए, कोई आप एक नॉवेल पढ़ रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं, उस नॉवेल की समीक्षा करनी है, उस नॉवेल को रिव्यू करना है, उस नॉवेल का जो भावार्थ होगा वो तो मुश्किल से 5 या 10 लाइन में लिखा जा सकता है कि नहीं, बताइए तो। 5 या 10 लाइन में कोई नॉवेल का भावार्थ लिखा जा सकता है कि नहीं? हाँ। आराम से एकदम जो आप कहना चाहते हैं आप कह दीजिएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। तो इसके लिए 10 पेज बनाने की जरूरत क्या है अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो? नहीं ना। ठोस बात कहिए, जो आपको समझ में आई, जितना आप समझे उतना कहिए। स्पष्ट है? क्लियर है? जी सर। चौथा सी, जी चौथा सी का क्या मतलब होता है? जो चौथा सी है, तीसरा सी था ना ये, करेक्ट बात कहिए, सही, झूठ मत बोलिए। फैब्रिकेट, करेक्ट का मतलब फैब्रिकेटेड मत कहिए। फ्लिटरिंग मत करिए। कंटामिनेटेड मत करिए। ये सब नहीं चलेगा। करेक्ट, सच बात बोलिए। ये भी एक कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, कुछ ऐसे व्यक्ति बदनाम होते हैं झूठ बोलने के लिए, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, लगभग घरों में भी वो बदनाम होते हैं झूठ बोलने के लिए कि बड़ी झूठ बोलता है। और एक बात बताऊं, वो उसकी छवि ऐसी हो जाती है समाज में कि वो अच्छा बात भी बोलेगा ना तो लोग, उसकी छवि ऐसी है कि कह देगा कि ये झूठ बोल रहा है। अब आप करेक्ट नहीं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस लोगों के पास ऐसा है कि आप झूठ बोलते हैं तो लोग आपके चरित्र को भी भांप लेंगे। अब एक एग्जांपल बता रहा, नाम तो नहीं रखूंगा क्योंकि ये यूट्यूब पर डालूंगा तो लोग वो समझ जाएगा। एक लड़का है, वो हर 3 महीना पर ये बात हल्ला कर देता है, कर देता था गांव में कि मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है, जॉब हो गई, मेरी जॉब हो गई है, अब ज्वाइनिंग होने वाली है। ऐसा ऐसा डिपार्टमेंट बताता था ना कि बड़ा ही अनकॉमन डिपार्टमेंट। कहेगा कि कभी कि आईबी में हो गया, कभी कहेगा कि जो है कि रॉ में हो गया है, कभी कहेगा कि एसएससी के थ्रू सिलेक्शन हो गया, समझ रहे हैं? और कभी कहेगा कि पॉलिटेक्निक में हो गया, कभी कहेगा कि अप्रेंटिस में हो गया, कभी कहेगा रेलवे में हो गया, कभी कहेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हो गया, कभी कहेगा कि मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहा। हर 4 महीना पर नया नया कहता था कि अब ज्वाइनिंग आने ही वाली है, हो गया है, बस मेरिट हो गई है, ज्वाइनिंग आने वाली। भाई साहब, उसकी स्थिति ये हुई कि लड़के उसे चिढ़ाने लगे, और चिढ़ाने ही नहीं लगे, उसका नाम ही रख दिए पॉलिटेक्निक या अप्रेंटिस, क्योंकि बार बार अप्रेंटिस अप्रेंटिस करता था तो उसका नाम रख दिए सब अप्रेंटिस। और स्थिति ये है कि ज्वाइनिंग अभी तक कहीं नहीं हुई है, कहीं ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और वो कुछ भी अब बोलता है ना तो हास्य का पात्र होता है, और एक मतलब अजीब स्थिति है अपने पीयर ग्रुप्स। क्यों? क्यों पहले झूठ बोलता था। तो बताइए कि इस झूठ बोलने का परिणाम क्या हुआ? आपके पूरे लाइफ प्रभावित हुई कि नहीं उससे? बोलिए वीरेंद्र जी, कुछ बोलिए आप भी। मैनिपुलेट किस में आएगा सर? आए मैनिपुलेट किस में आएगा? मैनिपुलेशन भी इसी में आएगा मैनिपुलेशन जी, कि आप इसी में उसको, आएगा या अर्थात करेक्टनेस में आएगा? हाँ यही करेक्टनेस ही अभी समझा रहे हैं ना हम लोग। जी, हम अभी करेक्ट बोले थे ना, तो करेक्टनेस में ही हम समझ रहे हैं। यानी ये चौथा जो सी का मतलब है करेक्टनेस है।
समझ रहे हैं? करेक्टनेस है, यथार्थपूर्ण। तो आप अगर झूठ बोलते हैं, फैब्रिकेटेड फैक्ट्स बोलते हैं, कंटामिनेटेड फैक्ट बोलते हैं, मैनिपुलेटेड फैक्ट बोलते हैं। तो सही बताए थे, यथार्थपूर्ण का तो कॉन्क्रीट बताए थे। हाँ सही सही, अच्छा हाँ सही, यहाँ पर सही, ठीक है, ये कंक्रीट का मतलब सही। तो ये जो सही है, मैं सही का मतलब समझा दिया ना कि मैनिपुलेट मत करिए, झूठ मत बोलिए, फाल्स मत बोलिए, फैब्रिकेटेड मत बोलिए, ये सब। सर सही का मतलब कि आप जो भी बोले आप वो ऑथेंटिक हो, आप जितना भी बोल रहे हो ऑथेंटिक हो, आधिकारिक तौर पे बात। बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिक हो। अच्छा एक चीज सुने होंगे आप लोग, कुछ लोग बिना किसी फैक्ट के बोलते जाते हैं और उनसे जब आंकड़ा मांग दीजिए तो स्वाहा, नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं। तो क्या आप उनकी बातों पर वो कम्युनिकेशन पूरा कर पाए अपना? नहीं ना। तो फैक्ट के साथ बोलिए, फैक्ट के साथ बोलिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए आपकी बातों में, यही करेक्टनेस का मतलब हुआ। बताएं, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, यस सर। बोलिए आप लोग, अगर अब तुम है क्लास में ही है। यस जी सर। सर। हाँ सर, आगे बढ़िए। कोहेरेंट बोलिए, कोहेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोहेरेंट, कोहेरेंट होना चाहिए, COHERENT। कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंबंध, सुसंबंध बोलिए, सुसंगत बात बोलिए, बात कहीं और की हो रही है और उसमें आप कोई और बात मत बोलिए। एक बात मैं आपको समझाना ये लिख लीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हम कुछ भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो एक कंटेक्स्ट में ही करते हैं। उसके लिए हम एक डिस्कोर्स में ही करते हैं, डिस्कोर्स। जैसे कोई भी बात बिना डिस्कोर्स के पॉसिबल है क्या? अभी मैं जो बोल रहा हूं, यहां पर एक डिस्कोर्स है ना, कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। बिना इसको समझे हुए कोई यहां पर आ गया, मान लीजिए क्लास में इंटर करके आए, अगर डिस्कोर्स उसको मालूम नहीं है कि हम लोग इतने दिनों से कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी हम लोग 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो क्या वो पूरी बात समझ पाएगा? नहीं ना। डिस्कोर्स समझ पाएगा? नहीं ना। कोहेरेंट हो पाएगा उसके लिए? नहीं ना। तो कोहेरेंस में रह करके बोलना चाहिए, कोहेरेंस में रह करके समझना चाहिए और किसी को समझने की कोशिश करना चाहिए। जिस तो जो विषय में बात हो रही हो उसी विषय में जी 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 में जी बात मैं करनी यही है। जी विषय से कोहेरेंट का विषयांतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विषयांतर नहीं होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझाया, डिस्कोर्स का मतलब समझाया कि हर चीज का एक डिस्कोर्स होता है, जिसमें हम कुछ भी लिखते हैं, जिसमें हम कुछ भी पढ़ते हैं, जिसमें कुछ भी बोलते हैं। जैसे आप सब्जी वाले से भी बात करने जाते हैं ना, तो वहां भी एक डिस्कोर्स होता है। सजल मंडल, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? लग रहा है सर डिस्कोर्स मतलब ही ऐसा नहीं कोई बात समझ में नहीं आ है रहा सर। है। डिस्कोर्स का मतलब हुआ संदर्भ, मान संदर्भ, हर चीज एक संदर्भ में होता है। जैसे अभी हमारे और आपके बीच में जो बात हो रही है, इसका एक संदर्भ है कि नहीं? बताइए। यस सर। जो इन्होंने कहा कि अरे संदर्भ है कि नहीं, अभी जो सवाल जिन्होंने पूछा, संदर्भ डिस्कोर्स का मतलब नहीं समझ, वो बताए ना। जी सर, समझ में आ गया। हर चीज एक संदर्भ में होता है, तो आप विषय से भटकिए मत, ये हुआ कोहेरेंट का मतलब। अगला कौन सा होगा? छठा, कंप्लीट बोलिए या कंप्लीट कम्युनिकेशन करिए, यानी संपूर्ण। संपूर्णता में कोई भी इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन जो होता है, वह
कम्युनिकेशन के लिए एक बाधक बन जाता है, इसलिए उसको प्रभावित करने, अगर आप चाहते हैं कि प्रभावी बनाएं तो कम्युनिकेशन को कंप्लीट होना चाहिए। पूरी बात सुने बिना, पूरी बात समझे बिना, पूरी बात लिखे बिना क्या अपनी बात आप किसी को समझा सकते हैं? पूरी बात बोले बिना नहीं। तो इसलिए बार-बार आप कहते होंगे कि मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ऐसा कहते हुए सुने हैं ना कि मेरी पूरी बात सुनिए पहले, तब बोलिएगा। यानी वो आदमी अपने आप में कंप्लीट होना चाह रहा है। अपने अंदर जो भी है उसको एक्सप्रेस पूरी तरीके से करना चाह रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटनेस। यानी कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होगा तो प्रभावी होगा। संप्रेषण जब संपूर्ण होगा तो प्रभावी होगा। और आप लोग एक बात समझिए, आप देखे हैं कि लोग जैसे 40 मिनट के कोई स्पीच दिया। अब देखिए जरा आपको एक बात बता दूं, कोई व्यक्ति 40 मिनट का एक स्पीच दिया और उसमें से 1-1.5 मिनट का क्लिप बना करके और उस पे राजद्रोह का मुकदमा, उसका चरित्र हनन, उसके कई मतलब ये आप सुने हैं कि नहीं ऐसा? देखे हैं कि नहीं ऐसा? इन 40 मिनट में 1-1.5 मिनट ऐसा था जहां वो उदाहरण के माध्यम से वो कोई उदाहरण दिया होगा और अब आप इसी को काट लेते हैं लोग। आजकल सोशल मीडिया पर वही चला देते हैं। मोदी जी ने ये कहा, 40 मिनट का स्पीच दिए, उसके आगे भी कुछ बोले थे, उसके पीछे भी कुछ बोले थे, लोग वो नहीं ध्यान दिए और वही 1-1.5 मिनट जो उदाहरण दिए होंगे कहीं, अब उसी को काट लीजिए और उसी को चलाइए। कम्युनिकेशन बेकार हो गया, कम्युनिकेशन दूसरे रूप में हो गया, जो कहना चाहते थे वो ना होकर के दूसरी चीजें हो गई। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटनेस। तो हर कम्युनिकेशन कंप्लीट अगर होगा तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में प्रभावी होगा। और अंतिम 7वां सी का मतलब होता है कोर्टियस। ये भी हो सकता है सर, आए ये भी हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं कि एक बात बोलें और फिर बीच में रुक जाते हैं, बताते ही नहीं है पूर्ण बात। तो उस समय एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वो क्या बात बताने वाले हैं, तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कंप्लीटनेस का मतलब देखिए ये है ना कि आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर आप वो कंप्लीट करेंगे, यानी जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पूरी तरह एक्सप्रेस करेंगे, तब जाके वो प्रभावी होगा। अन्यथा आधी बात, तो मैंने ये जो एग्जांपल दिया ना कि देखिए 40 मिनट के स्पीच को कोई 2 मिनट, 1 मिनट का काट करके और अगर वहीं चला देगा, तो उससे वो व्यक्ति बदनाम हो सकता है। वो जो कम्युनिकेशन करना चाहता था, वो पूरा नहीं कर पाएगा। और 7वीं बात, कोर्टियस होना चाहिए, यानी विनम्रता होनी चाहिए। कोर्टियस का मतलब विनम्रता। विनम्रता, विनम्रता, विनम्र कम्युनिकेशन में बहुत मायने रखता है। इसीलिए तो अनेकों सैल्यूटेशन बने हैं। सैल्यूटेशन यानी कि जो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये सब होता है ना सेवा में। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो ये लिखने के लिए क्या जरूरी है सेवा में? संबोधन सर, आदरणीय, संबोधन संबोधन है, करने की जरूरत क्या है? क्यों ऐसा करते हैं? हमें अपनी बात कहना है, छुट्टी मांगना था, हेड से हमें छुट्टी मांगनी है, तो हम कहेंगे कि हेड साहब छुट्टी दे दीजिए 1-2 दिन के लिए। ऐसे ही लिख दे, निक्की ऐसे लिख देंगे छुट्टी मांगने के लिए, हेड साहब 2-4 दिन की छुट्टी दे दो। ओ हेड प्लीज अलाउ मी टू गो। ऐसा और सम्मान मिल जाएगी सर, सम्मान के मिल लिए जाएगी। भगा देगा। भगा ही नहीं, जो आप बोलना चाहेंगे ना वो पूरे के पूरे खराब हो जाएगा। फिर अगले बार से आप समझ रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कोर्टियस, विनम्रता इसीलिए कम्युनिकेशन में बनी है। बोलने में, टोन में भी विनम्रता होनी चाहिए, लिखने में भी विनम्रता होनी चाहिए। लिखने में कैसे विनम्रता हो सकती है? आप किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सेवा में? श्रीमान, आदरणीय, रिस्पेक्टेड, डियर, ये सारे शब्द कोर्टियस बनाता है आपका कम्युनिकेशन को।
आपका टोन, अगर स्पीच में बात कर रहे हैं तो आपका टोन भी कोर्टियस बनाता है आपको। जैसे कहाँ पोलाइट होना है, किसके साथ कैसे बात, जैसे कल समझाया था ना तुम वाली बात, तुम वाली बात समझाया था कि वो तुम किसी को भी बोल देते हैं और उससे उनके बारे में लोग अलग अलग भ्रांतियां पैदा किए हुए, जो नहीं भी हैं उसको भी वो लोग उजागर कर देते हैं। तो भाषा में बड़ा ताकत है वीरेंद्र जी, बड़ी ताकतवर चीज हमें ईश्वर ने, मतलब समझिए ना कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ इसीलिए विकसित हो पाया कि उसके पास वाचिक भाषा है, लिखित भाषा है, दूसरे क्रिएचर के पास नहीं है। यह एक डिवाइन गिफ्ट है, यह एक बायोलॉजी विज्ञान, देखिए भाषा वैज्ञानिक, आधुनिक भाषा वैज्ञानिक इसे एक बायोलॉजिकल गिफ्ट मानते हैं, इसे प्राकृतिक उपहार मानते हैं, लेकिन भाई साहब ये एक दैवीय शक्ति है, डिवाइन पावर है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि हमें भाषा वो बोलने में, हमें शब्दों को उच्चारित करने में हमें वो ऐसी सहूलियत होती है। बाकी जीवों की जो गले की बनावट ऐसी होती है जो अपनी ध्वनियों को तोड़ नहीं पाएंगे, ऐसा तर्क दिया जाता है। और इस पर काम भी हुआ है। कुछ ये कहते हैं कि हमारे जो शरीर का बनावट है, हमारे गले का जो बनावट है, वह ध्वनियों को तोड़ पाने में सक्षम है। तो जब जहां जैसे मन वैसे उसको तोड़ मरोड़ कर सकता है। जितनी बात हम बोल रहे हैं, हम अपने अंदर से ध्वनि ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, साउंड ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये साउंड तो एक बंदर भी कर सकता है, भालू भी कर सकता है, गधा भी कर सकता है, लेकिन वो लोग अपनी ध्वनियों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं। जैसे बिल्ली म्याऊ कहेगी तो बिल्ली से कहिए कि आप जरा उम्या बोल के दिखाओ, तो हम लोग कलम बोल देंगे और कलम को उलट भी देंगे, क ल म ल क कह देंगे कि नहीं? बिल्कुल कह देंगे। लेकिन जानवरों में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो अपने ध्वनियों को आधा बोल के चुप हो जाएं, उलट पलट के बोल दें, ये उनके पास शक्ति नहीं है। तो कुछ लोग इसी बात को मानते हैं कि मनुष्य इसीलिए अपनी भाषा को विकसित कर दिया, अपनी ध्वनियों को विकसित कर लिया, क्योंकि उसके पास ये शक्ति है कि वो अपनी ध्वनियों को तोड़ मरोड़ सकता है। बात यहीं तक नहीं है भाई, मनुष्य बुद्धिमान भी तो होता है, उसको तोड़ने मरोड़ने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए। तो यह बायोलॉजिकल गिफ्ट के साथ साथ, नेचुरल गिफ्ट के साथ साथ एक डिवाइन गिफ्ट भी है, दैवीय शक्ति भी है। और अगर आपके पास ये भाषा है तो आप 84 लाख योनियों में सबसे धनी आप ही हैं। भाषा के कारण ही विवेकानंद जी शिकागो में प्रसिद्ध हुए। जी बताइए, उनकी भाषा के कारण एक शब्द उन्होंने ऐसी बात रखी, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके पहले लोग अमेरिकन कल्चर में या यूरोपियन कल्चर में आज भी लेडीज गाइज ये सब होता है, हाय गाइज, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब चलता है। यानी कि यूरोपीय ये सोच ही नहीं सकते हैं कि बंधुता, विश्व की बंधुता भी मतलब उनके यहाँ एग्जिस्ट करती है। अमेरिका में दिए थे सर, शिकागो में। जी जी, मैं वही कह रहा हूं कि पहली बार जब ये बात जब वो बोले कि भाइयों एवं बहनों, तो भाइयों और बहनों से ये साबित होता है कि भारतीय भाषा में और भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में विश्व बंधुता की दर्शन जो है सबसे सर्वोपरि है। यानी विश्व को भी हम बंधु मानते हैं, सबको बंधु मानते हैं। हमने लेडीज एंड जेंटलमैन गाइज वगैरह नहीं करते। जी नंदिता, बंद करके खबर देखते तुई खा, माइक बंद करके खबरदार करिए, कथा सुनते हैं, खबर देखते। तो आप समझ रहे हैं ना भाषा कितनी मूल्यवान वस्तु हमारे जीवन में ईश्वरीय उपहार के रूप में हमें मिली हुई है। इसी से हम अपने संबंध स्थापित करते हैं, भाषा के कारण ही। भाषा के कारण ही हमें लोग बुरा भला कहते हैं। अगर क्रिमिनल भी कोई व्यक्ति हो, अपराधी भी हो,
लेकिन अगर अपनी भाषा ठीक रखा है ना, तो बहुत कम लोग जानेंगे कि वो अपराधी है। क्या मैं ठीक बता पा रहा हूं? घोर अपराधी हो, 100 गो मर्डर किया हो, लेकिन अगर दूसरे जगह वो जाएगा और अपनी भाषा बहुत बेहतर रखेगा, तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि अपराधी है, या लोग ये कैसे समझेंगे कि वो अपराधी है? जहां रिकॉर्ड में दर्ज है लोग जानेंगे, उससे ना जानेंगे। तो विनम्रता आपके कम्युनिकेशन में 4 चांद लगा देती है। कोई बोलना चाहेगा कुछ भी? रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिए। अर्चना बोलिए आप। जी, अर्चना बताइए कि मैं जो कहा क्या आप उससे सहमत हैं? किरण बताओ, आप बताओ किरण, बोलिए माइक ऑन करके बोलिए। क्या बताइए आप? मैं कहा कि विनम्रता, माइक बंद कर दीजिए। जी, बोलिए अब। तो एक बार जरा हम रिपीट करते हैं कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। सब लोग उसे ध्यान से सुनिएगा और आपको भी उसे याद रखना है, क्योंकि ये कभी अरेंज करने के लिए दे देता है, या कभी जो है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ 2-4 सी छोड़ देगा। माने किसी भी रूप में इसे पूछ सकता है परीक्षा में। और अगर आप कहीं लिखिएगा तो वहां पर 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप लीजिए लेख वगैरह लिखिएगा, तो जैसे मुझे अपना थीसिस में इसका प्रयोग करना है कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन प्रभावित होता है लीगल कम्युनिकेशन में कैसे, ये दिखाना है। मेरे एक सर बोले हैं कि इसको लिखना। तो पहला है क्लियरिटी, दूसरा है कंसाइजनेस। हाँ, पहला है क्लियरिटी, हिंदी में इसको स्पष्टता बोलेंगे। कंसाइजनेस यानी संक्षिप्तता बोलेंगे। कॉन्क्रीट यथार्थपूर्ण बोलेंगे। करेक्टनेस सही बोलेंगे। कोहेरेंट सुसंबद्ध बोलेंगे। कंप्लीट संपूर्ण बोलेंगे। कोर्टियस विनम्र बोलेंगे। फिर से रिपीट करूं? सर एक बार सुसंबंध को बता दीजिए। कोहेरेंट, कोहेरेंट COHERENT, कोहेरेंट। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए। माइक बंद, आप भी रिपीट करिए। चलिए मेरे साथ, मैं बोलूंगा आगे, आप पीछे बोलिएगा। आप माइक बंद करके अपने मन में बोलिएगा। क्लियरिटी, कंसाइजनेस, कंक्रीट, करेक्टनेस, कोहेरेंट, कंप्लीट, कोर्टियस। एक आदमी अपना माइक ऑन करे और रिपीट करे। जोईता, जोईता करे। हाँ भैया। क्लियरिटी, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्टनेस, कोहेरेंट, कंप्लीट, कोर्टियस। कोर्टियस, ये सारे ऐसे। हाँ देखिए, हिंदी में किसी ने लिख दिया, बहुत धन्यवाद। हिंदी में लिखे हैं आप, जिसको उतारना है उतार। स्पष्टता, संक्षिप्तता, ठोस यानी यथार्थपूर्ण, सही, सुसंबद्ध, संपूर्ण, विनम्र। ये ऐसे हथियार है, विनम्र या विनम्रता ऐसे हथियार है जिससे आप अपने कम्युनिकेशन को प्रभावी बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। दैट्स ऑल। यही आज मुझे बतानी थी। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग पढ़े, जो संप्रेषण को प्रभावी बनाया। अगर किसी को कोई परेशानी हो इसमें, आज जो हम पढ़ाएं, आज हो गई यहीं तक पढ़ेंगे, आज जो भी हम पढ़ाएं, अगर किसी को कोई असुविधा है तो वो पूछे। चलिए हम यहीं पर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहे हैं।